यह कहानी हमें पृथ्वी के सबसे क्रूर और सबसे गुप्त स्थान पर लाती है। मरियाना ट्रेंच की वह अकल्पनीय गहराई जो समुद्र की सतह से लगभग 11 किलोमीटर 7 मील नीचे है। यहाँ जहाँ सूर्य की रोशनी का एक कण भी हजारों सालों से नहीं पहुंचा है, वहाँ विशाल केपलर 822 ड्रिलिंग और अनुसंधान सुविधा स्थापित थी। यह जगह जो धातु, केबलों और कंप्रेस्ड एयर से बनी थी, मानव की तकनीक और उसकी दुर्दम्य महत्वाकांक्षा, इंडोमिटेबल एम्बिशन का प्रमाण थी। लेकिन वास्तव में यह अपने भीतर के क्रू के लिए एक अस्थायी दबाव वाला पिंजरा थी। हर इंच पर दबाव इतना असहनीय था कि धातु की चादरें भी लगातार कांपती रहती थीं, और अंधेरा इतना घना था कि वह खुद एक अदृश्य जीवित इकाई लगता था। हमारी केंद्रीय पात्र नोरा प्राइस एक यांत्रिकी विशेषज्ञ थी, जिसकी आंखें उसके काम से ज्यादा उसके अतीत की ओर देखती थीं। नोरा का एकांत यहाँ के गहरे समुद्र जितना ही विशाल था। उसे इस गहराई से प्यार था, क्योंकि यहाँ की घुटन भरी शांति उसे सतह पर छोड़ी गई एक पुरानी भयानक त्रासदी से दूर रखती थी। उसके पिछले क्रू का एक सदस्य एक दुर्घटना में उसकी आंखों के सामने मारा गया था। नोरा इस दुख और गिल्ट ने उसे इतना अकेला कर दिया था कि उसने इस गहराई को ही अपना घर मान लिया था। नोरा अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी जब अचानक, बिना किसी पूर्व चेतावनी या अलार्म के, एक भयानक गड़गड़ाहट जैसी आवाज आती है। यह आवाज मशीनरी की विफलता की नहीं थी, यह ऐसी थी जैसे पहाड़ टूट रहे हों। नोरा तुरंत समझ जाती है, यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है। उनकी ड्रिलिंग, जिसका उद्देश्य खनिज और तेल निकालना था, उसने किसी ऐसी चीज को जगा दिया है जो सदियों से गहरी नींद में थी। पल भर में आपदा अपनी पूरी क्रूरता के साथ टूट पड़ती है। सुविधा की मुख्य संरचनाएं चरमरा जाती हैं। लाखों गैलन पानी अत्यंत दबाव के साथ स्टील और कंक्रीट को चीरते हुए अंदर घुसता है। नोरा अपनी जान बचाने के लिए भागती है। उसके कानों में इमरजेंसी अलार्म की कर्कश आवाजें गूंज रही थीं, जो दबाव के कारण अजीब और धीमी सुनाई दे रही थीं। उसने अपने पुराने टूटे हुए अतीत की तुलना में भी ज्यादा भयानक दृश्य देखा। क्रू के सदस्य मर रहे थे, गलियारे पानी और मलबे से भर रहे थे। नोरा अपने प्रेशर सूट तक पहुंचती है, जो उसका अब एकमात्र सहारा था, और देखती है कि क्रू के कुछ सदस्य अभी भी जिंदा हैं। कैप्टन लूसियन, अनुभवी और नेतृत्व की अंतिम किरण; पॉल, समूह का भावनात्मक सहारा जो डर को छिपाने के लिए लगातार मजाक का सहारा लेता था; एमिली, सबसे नई क्रू मेंबर जो पूरी तरह से मानसिक सदमे में थी; और स्मिथ, मजबूत लेकिन शांत, जो अपने अविश्वास को व्यक्त करने में असमर्थ था। कैप्टन लूसियन उन्हें अंतिम भयानक निर्देश देते हैं। केपलर 822 अब ढहने वाला है। उनके पास बचने का एकमात्र रास्ता है रोबक स्टेशन तक पहुंचना, जो यहां से लगभग 1.5 किलोमीटर 1 मील दूर था। जब वे स्टेशन से बाहर निकलने के लिए हैच खोलते हैं, तो वे एक ऐसे वातावरण में प्रवेश करते हैं जो किसी और ग्रह जैसा था। यह पानी नहीं, बल्कि तरल अंधेरा था। उनके भारी भरकम सूट पर दबाव इतना भयानक था कि उन्हें हर सांस, हर कदम के लिए जबरदस्त संघर्ष करना पड़ रहा था। उनका सफर तुरंत एक शिकार में बदल जाता है। रोड्रिगो का चीखना और उसका हेलमेट ट्रांसमिशन अचानक रेजर शार्प दांतों और फाड़ फाड़ की आवाजों से भर जाता है। रोड्रिगो ट्रांसमिशन पर चिल्लाता है, ओह, ये क्या है? मेरे पैर में, मेरे ये काट रहा है। नोरा चीखकर कहती है, रोड्रिगो, अपनी टॉर्च ऑन रखो। पॉल, उसके पास जाओ। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, रोड्रिगो का प्रेशर सूट दबाव से फटने की भयानक आवाज आती है। उसका शरीर उस छोटे, पारदर्शी और भयानक समुद्री जीव क्लूविडे के झुंड द्वारा अंधेरे में खींच लिया जाता है। क्लूविडी, ये जीव जिन्हें नोरा ने पहली बार देखा था, छोटे थे, लेकिन उनकी संख्या असंख्य थी। उनके शरीर पारदर्शी थे, उनके पंजे और दांत ऐसे थे जैसे समुद्र के फर्श से निकले हों। ये शिकारी जीव नहीं, बल्कि परजीवी थे। समूह को यह पता चलता है कि यह हमलावर जीव, जिसे उन्होंने क्लूविडे नाम दिया था, ड्रिलिंग के कारण बाहर आए हैं। डर और मानसिक आघात के बीच पॉल अपनी सारी हिम्मत खो बैठता है। वह अब मजाक से डर को नहीं दबा रहा था, वह अपनी असहायता पर रो रहा था। पॉल की मानसिक टूटन और शारीरिक डर उसे एक और आसान शिकार बना देता है। एक और क्लूविडे झुंड उसे दबोच लेता है, और अंधेरे में उसकी मौत का भयानक दृश्य होता है, जिसे नोरा को अनिच्छा से देखना पड़ता है। नोरा खुद से बुदबुदाती है, मुझे इन्हें बचाना है, मुझे अपने अतीत को यहां नहीं दोहराना है। नोरा का पुराना अपराध बोध फिर से उसके दिमाग में गूंजने लगता है। वह जानती थी कि उसे अब सिर्फ सर्वाइवर नहीं, बल्कि नेता बनना होगा। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक डरावना दृश्य मिलता है। ड्रिलिंग ने समुद्र के फर्श को भेद कर एक विशाल अज्ञात गुफा को खोल दिया था। कैप्टन लूसियन और नोरा गुफा के अंदर देखने की हिम्मत करते हैं। वहां लाखों क्लूविडे शांत थे, जैसे किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हों। तभी गुफा की गहराई से एक विशाल पौराणिक साया बाहर निकलता है। यह साया किसी भी झात प्राणी से कई गुना बड़ा था। कैप्टन लूसियन हैरानी और डर में कहते हैं, ओह माय गॉड, ये क्या है? ये मछली नहीं है, ये हम सबसे पुराना है। ये जीव HP लवक्राफ्ट के क्थुलू की पौराणिक कथाओं से मिलता जुलता था। एक दैत्यकाय इकाई, जिसके सिर पर विशाल घूमते हुए टेंटेकल्स लगे थे, जिसका शरीर पहाड़ों जितना बड़ा था, और जिसके पीठ पर राक्षसी पंख थे जो समुद्र के दबाव को भी चीरते थे। यह प्राणी, जिसका नाम नोरा के दिमाग में आता है, टी मैरी, टियामाट, या कोई प्राचीन बिहीमोथ था जिसे सदियों की नींद से जगा दिया गया था। नोरा को अंतिम सच्चाई का एहसास होता है। उनका स्टेशन किसी भूकंप से नहीं, बल्कि प्राचीन देवता के जागने से टूटा था। जैसे ही वे रोबक स्टेशन की ओर भागते हैं, पीछे से उस विशाल जीव की दहाड़ आती है। इसी बीच स्मिथ को उसकी किस्मत दबोच लेती है।
स्मिथ अपनी मजबूती के बावजूद डर से स्थिर हो जाता है और एक विशाल क्लूविडे उसे सीधे अपनी ओर खींच लेता है। स्मिथ का ट्रांसमिशन, जिसमें वह सिर्फ नोरा, मुझे डर लग रहा है, कहता है, ग्रुप के लिए अंतिम भावनात्मक आघात था। अब केवल नोरा और एमिली बची थीं। वे टूटे हुए लेकिन जिंदा रोबक स्टेशन तक पहुंचती हैं। कैप्टन लूसियन अपने नेतृत्व का आखिरी कर्तव्य निभाते हैं। वह नोरा से कहते हैं कि यह हमारी आखिरी उम्मीद है। वह अपनी बेटी की तस्वीर को आखिरी बार देखते हैं और अपनी हेलमेट लाइट को अधिकतम चमक पर सेट करके उस विशाल जीव का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। और एमिली स्टेशन के अंदर पहुंचकर देखती हैं कि केवल एक ही एस्केप पॉड बचा है। बाहर वह विशालकाय जीव अपनी पूरी ताकत से स्टेशन की धातु की दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। नोरा एक अंतिम भयानक निर्णय लेती है। उसे पता था कि भागने का कोई रास्ता नहीं है और अगर यह जीव सतह पर पहुंच गया तो पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। नोरा एमिली को पकड़कर कहती है, तुम जिंदा रहोगी, तुम्हें कहानियां सुनानी होंगी। एमिली चीखकर विरोध करती है, नोरा नहीं, प्लीज, हम साथ जा सकते हैं। नोरा अपनी सारी ताकत लगाकर एमिली को उस एकमात्र एस्केप पॉड में धकेल देती है और उसे तुरंत सतह की ओर लॉन्च कर देती है। नोरा अकेली बच जाती है और उसके सामने वह प्राचीन दानव दहाड़ रहा था। वह रोबक स्टेशन के मुख्य न्यूक्लियर पावर कोर में जाती है। अपनी आंखों में आंसू और दृढ़ संकल्प के साथ वह कोर को ओवरलोड करने का कोड डायल करती है। नोरा अंतिम शब्द ट्रांसमिशन पर कहती है, शांत हो जाओ तुम सब। एक विशाल अकल्पनीय ऊर्जा का विस्फोट मारियाना ट्रेंच को चीर देता है, जो समुद्र की गहराई में एक अस्थायी रोशनी पैदा करता है। नोरा का बलिदान सफल होता है। उस विस्फोट की ताकत ने उस विशाल प्राणी को गंभीर रूप से घायल कर दिया और वह वापस अंधेरे की गहराई में चला गया। सतह पर एमिली और पॉल को बचा लिया जाता है, लेकिन वे पूरी तरह से टूट चुके थे। अखबारों और मीडिया कवरेज में इस घटना को एक प्राकृतिक आपदा, एक डीप सी अर्थक्वेक बताया जाता है, लेकिन फिल्म का अंतिम दृश्य हमें एक भयानक संदेह में छोड़ देता है। नोरा ने एक युद्ध जीता था, लेकिन युद्ध अब भी खत्म नहीं हुआ था। वह प्राचीन बुराई अभी भी जिंदा है